नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। लगातार आप लोगों के सवालों को, आप लोगों की दुविधा को दूर करने की कोशिश है, जिसमें सवाल जवाब में आप लोगों के क्वेश्चंस लिए जाते हैं। और हमने बीच में एक लाइव किया था। कोशिश ये है कि कुछ अलग तरीके से, यानी कि आपका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होता रहे, उस माध्यम के जरिए भी आपके सवालों का जवाब दिया जा सके, तो उसमें हमने कोशिश की थी। और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपके सवालों का जवाब आ रहा है, और लगेगा तो बीच बीच में लाइव सेशन भी हम लोग करेंगे। यानी कि हमारी मुहिम है कि आपके मन में उठ रहे सारे सवाल, सारी दुविधा दूर हो घर खरीदने से पहले, खासकर जो अपने खुद के लिए घर खरीद रहे हैं। तो आज भी आप लोगों के काफ़ी सवाल आए हैं। चेतन रणदिवे जी ने पूछा है, तो सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। आप सभी से गुजारिश रहेगी, यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो करिए ही, पर अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको लगातार जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नई नई जानकारियां रियल एस्टेट से जुड़ी, पुणे शहर से जुड़ी मिलती रहेंगी, और हमारा प्रोत्साहन भी होता रहेगा। इसलिए लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चेतन रणदिवे जी हैं, इनका सवाल है, खूप छान सर, आपण सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन काम करत असतात, तुमच्या कार्याला सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। गोदरेज पार्करेज बद्दल माहिती मिळावी ही अपेक्षा, धन्यवाद। देखिए चेतन जी, जो आपने पूछा है, एक तो आपने सराहना की हमारे प्रयास की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप गोदरेज पार्करेज के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखें, गोदरेज पार्करेज जो कि गोदरेज रिवर ग्रीन का ही हिस्सा है, जो कि सॉलिटेयर का लैंड है लगभग 100+ एकर्स का, उसमें वीटीपी और गोदरेज मिल के जो है इसे ज्वाइंट डेवलपमेंट में कर रहे हैं, जिसमें लगभग 70 एकड़ का डेवलपमेंट गोदरेज कर रहा है। बगल से ही मोड़ामुथा रिवर जो है होके निकल रही है। तो यहाँ पे देखें तो ये पूरा जो सेगमेंट है, अगर आप इसको रेरा जाके स्टडी करेंगे तो लगभग 8 एकड़ का पूरा सेगमेंट है, जिसमें 7 टावर रहने वाले हैं, जिसमें आपको जो है एक तरीके से 1, 2, 3 BHK दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो है आपको स्टूडियो अपार्टमेंट भी दिया जा रहा है। अभी जो रेरा लिया गया है वो 3 टावर का है, जो कि लगभग एमिनिटीज मिला के 4 एकड़ में फैला हुआ है, और बचे हुए टावर्स को शायद डिफरेंट रेरा के साथ लॉन्च किया जाएगा। अगर आप बात करें यहाँ पे किसे लेना चाहिए, तो देखिए, ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाह रहे हैं वो काफ़ी मात्रा में इस तरफ जो है शिफ्ट हो रहे हैं। एंड यूज़र भी जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK इन्वेस्टर लोगों को ज़्यादा लुभा रहा है। प्राइस मुझे थोड़ा हायर साइड में लगता है, लोकेशन को मद्देनज़र, क्योंकि अभी तमाम चीज़ें उस लोकेशन में डेवलप होनी बाकी हैं। पर हाँ, एक प्लस पॉइंट ज़रूर है, जो रिवर साइड से रोड जाना था वो बन चुका है, पूरी तरीके से तो नहीं, यानी कि जो आपको सीधा जाके यूविला के पीछे से कनेक्ट करे वहाँ से नहीं कनेक्ट हुआ है, लेकिन जहाँ से आप लोग कनेक्टिविटी नहीं देखे होंगे, कई लोग गए होंगे, हमने भी वीडियो बनाया था, उसका आई बटन भी यहाँ चला देंगे, वहाँ से लेकर रिवर साइड से होते हुए आप प्रोजेक्ट तक पहुँच सकते हैं। तो ये एक चीज़ जो है आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। ऐसे लोग जिनका खुद का ओन कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यानी कि आप लोन कम ले रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, तो ज़्यादा आइडियल है। अगर आप लोन लेके सिर्फ 20%, 15%, 25% का ओन कंट्रीब्यूशन लेके जाके इतने महंगे सेगमेंट में क्योंकि जो साइज़ है, जो लोकेशन, उसके हिसाब से मैं उसे महंगा कह रहा हूँ, अगर लेंगे तो आपको ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलने की संभावना कम है। उसके लिए आपको समय देना होगा, और अगर आप लोन लेंगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। तो कहीं ना कहीं आपका कैपिटल एप्रिसिएशन जब आप कभी कैलकुलेट करेंगे एक लंबे समय के बाद, कुछ खास फ़ायदा आपको नहीं होगा। इसलिए कोशिश ऐसे लोग करें जो इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, उनके पास खुद का रेडी फंड है, वो लोगों के लिए यह प्रोजेक्ट आइडियल हो सकता है। आगे चलते हैं। ध्रुविन शाह जी हैं, इनका सवाल है, सौदागर सर, कुड यू प्लीज प्रोवाइड अपडेट ऑन गंगा सीरियो सीलिंग हाइट इशू, अप्रिशिएट योर एफर्ट, कीप अप द गुड वर्क एज ऑलवेज। ध्रुविन जी, वैसे मेरा नाम सौदागर नहीं है। सौदागर एक मुहिम का नाम है, जिसके ज़रिए हम आप तक पहुंचते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं, और मैं चाहता हूं यही नाम लोग जानें, सौदागर के नाम से इस मुहिम को जाना जाए। देखिए, जहां तक आपके सवाल का जवाब है, गंगा सीरियो, देखिए उस लोकेशन में तमाम प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमने वर्क प्रोग्रेस भी आप लोगों को दिखाया है, काफ़ी लोगों ने देखा होगा। जो नहीं देखे हैं वो लोग भी आई बटन पे प्रेस करके देख लें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नए लोग भी देख रहे हो, या ऐसे लोग देख रहे हो जिन्होंने
वो वर्क प्रोग्रेस का वीडियो ना देखा हो। अब अगर आपने हाइट का इशू उठाया है तो हमने इस पे जो है महारेरा पे जाके 3-4 प्रोजेक्ट का जो है हाइट चेक किया प्रॉपर, जिसको कि हमने देखा कि पर फ्लोर कितनी हाइट आ रही है। तो उसमें हमें जैसे आपको दिखाएं, कैलकुलेशन भी हमने किया हुआ है, सीढ़ियों का जो हमें मिला है वो 10.6 से 10.7 के बीच में हाइट आ रही है पर फ्लोर की। मैं इसको पूरा डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ, पहले आप समझ लें। नेती एलिसिया वहाँ पे है जो कि 10.1 से 10.2 के बीच में उसकी हाइट आ रही है। सबसे कम हाइट जो उस पूरे सेक्शन में यानी कि रिवर फ्रंट रोड के आसपास खराड़ी में जो हमें मिला वो जेन स्टेट का मिला है, जिसकी हाइट 9.8 से लेके 9.85 के बीच में आ रहा है, यानी कि जो उसका सीलिंग हाइट है वो इतना रहेगा। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, देखिए लगभग 10.5 10.7 और जो सबसे कम आया, यानी 10 से भी कम आ रहा है वो जेन स्टेट का आ रहा है। अब आप ये समझिए, ये जो आपके फिट में, मैंने ये फिट में बताया है क्योंकि ये मीटर में होता है तो हमने इसको पहले कन्वर्ट किया हुआ है और उसके बाद आपको हमने फिट में इंफॉर्मेशन दी है। जो भी 10 फिट की बात की, 10.7 फिट की बात की, 9.8 से लेके 9.85 का जो रेंज हमने बताया, इसमें आपका स्लैब की विड्थ भी होती है। तो दोनों स्लैब का विड्थ तो आप नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एक दूसरे वाले में जाएगा, लेकिन एक तो आप में आएगा, चाहे आप सीलिंग का पकड़ें या फिर फ्लोर का पकड़ें। तो जो सीलिंग की विड्थ होती है वो लगभग 5 से 6 इंच की होती है। कितना भी कम होगा तो 5 इंच तो रहता ही है उसकी विड्थ। और इसके ऊपर जो है जब आपकी टाइलिंग लगाने की बात आती है तो वहां पे भी काफ़ी मोर्टार वगैरह यूज करना पड़ता है। जैसे आप मोटे सैंड देखते होंगे जो यूज करके फिर उसके ऊपर टाइल को सीमेंट से फिक्स किया जाता है, वो भी लगभग आपका 1-2 इंच ले लेता है। फिर सीलिंग पे आपका थोड़ा प्लास्टर भी होता है या फिर आप उसको कहिए पीओपी किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मोटे मोटे तौर पे अगर आप समझें तो लगभग 9 से 10 इंच आपका निकल जाता है। 12 इंच का एक फिट होता है यानी 2 इंच बच रहा है। तो ये जो आपका ग्रॉस हाइट मिलने वाला है वो 9 से 9.5 ही मिलने वाला है। अगर कोई कहता है कि हमारे यहाँ 10 फीट से ज़्यादा है तो आप रेरा चेक करिए, उसको कैलकुलेट करके चेक करिए, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है क्वेरी कंसर्न का, आप अपने कंसर्न को हम तक पहुँचा सकते हैं। जो भी आपको समस्या आ रही है कोशिश रहेगी उसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। तो अब यहाँ पे समझिए, कोई अगर आपको कहता है कि 10 फीट की हाइट मिलेगी क्लियर, तो गलत बोल रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमें देखने में ऐसा नहीं आया है कि क्लियर हाइट 10 की आ रही हो, 10 फीट की। आफ्टर स्लैब की हाइट जो हमने आपको कहा माइनस करके, और जो आपका फ्लोर है, जो आपका एक तरीके से टाइल्स वगैरह लगाया जा रहा है, उसके बाद जो है वो 9.5 के आसपास जो है मैक्सिमम देखने को मिल रही है आज के समय में। और बहुत सारे प्रोजेक्ट में वो 9 के आसपास ही है। जैसा हमने जेन स्टेट का नाम लिया, ये हमने आपके सामने डेटा रख दिया जो कि हमने कैलकुलेट किया हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई खास इशू है, क्योंकि जो बाकी बिल्डर जो बाकी प्रोजेक्ट्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं हाइट, वही कुछ हाइट हमें गंगा सीढ़ियों में भी दिख रही है। आपका सवाल अगर जेन स्टेट से होता तो बिल्कुल वहाँ थोड़ा अपेक्षाकृत बाकी प्रोजेक्ट के उस लोकेशन में जो है वहाँ से कम है, लेकिन जो आपका मुद्दा है जिस प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ पे ऐसा कुछ कम हमें नहीं दिख रहा है। जो है जाहिर सी बात है, लोगों को लगेगा 9 फीट भी कम होता है, पर वो हर जगह है तो उस पर अब ज़्यादा बात करके मतलब भी नहीं है। उसका रीज़न भी अलग होता है। डेवलपर को एक हाइट जहाँ तक परमिसिबल मिल रहा है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर एक फिट उन्होंने बचाया तो आप समझिए 10 फ्लोर में एक और फ्लोर तैयार हो जाएगा। 10 फ्लोर में से एक फिट बचाएंगे, 10 फीट बचेगा, एक नया फ्लोर तैयार हो जाएगा। तो ये भी सब कारण होते हैं, उसे आर्किटेक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं और उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। आगे चलते हैं। ओमकार वेद पाठक जी हैं, इनका सवाल है, आई हैव हर्ड दैट पीसीएमसी प्लानिंग फॉर डंपिंग यार्ड इन पुनवले लोकेशन, एक्सपर्ट रिव्यू प्लीज। देखिए ओमकार जी, पीसीएमसी बहुत लंबे समय से इसे प्लान कर रहा है, क्योंकि जो मोशी का डंपिंग यार्ड है वहां पे अब जो है 2 साल का ही कैपेसिटी बचा है कूड़े को डंप करने के लिए। तो अब बायो माइनिंग की बात की जा रही। बायो माइनिंग क्या है? यानी कि जो भी कचरे आपके घरों से निकलते हैं, कल कारखानों से निकलते हैं, हॉस्पिटल से निकलते हैं, उसे 3 हिस्सों में सेग्रीगेट किया जाता है। 3 हिस्सों में सेग्रीगेट करने के बाद उसे क्रश किया जाता है, जिससे कि जो ज़्यादा जो है एरिया लेने वाले हैं, ज़्यादा वॉल्यूम जो कंज्यूम करेंगे, उसे कम से कम वॉल्यूम में जो है फिक्स किया जाए उस कूड़े को। तो अब ये एक तरीके से करते करते आप समझिए लगभग जो है 85 एकड़ का पूरा प्रांगण है
पूरा एरिया है मोशी के डंपिंग यार्ड में, और 30 साल का कूड़ा वहां पे जमा है, और आने वाले 2 सालों में वहां की कैपेसिटी फुल हो जाएगी जो उनके पास वैकेंट स्पेस बचे हैं। तो अब नया प्लानिंग क्या चल रहा है, जो वहां 30 साल का कूड़ा पड़ा हुआ है, डंप है, उसे उठा के बायो माइनिंग कर दिया जाए, यानी कि किसी और जगह पे डंप कर दिया जाए, और आने वाले 30 साल तक, 25-30 साल तक का एक प्रोविजन फिर से तैयार हो जाए कि मोसी के डंपिंग यार्ड पे उसी तरीके से सेग्रीगेशन चलता रहे, उसकी कटाई छटाई होती रहे और उसको वहां पे डंप करते रहे। इसी बायो माइनिंग प्रोसेस की वजह से पुनवले पिक्चर में आया, जहां पे गवर्नमेंट की 52 एकड़ की लैंड है जो कि पुनवले के फॉरेस्ट लोकेशन में है, वहां पे उस बायो माइनिंग के किए जाने की बात की जा रही है, यानी कि मोसी से उठा के उस पूरे कूड़े को यहां पे डंप कर दिया जाएगा। यहीं से एक नए प्रकरण की शुरुआत होती है, जहां पे पुनावले के जो रेजिडेंट हैं वो वहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं। उनका सीधा ये कहना है कि आप यहां पे कचरों को डंप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्मेल इशूज़ आएंगे, बदबू की समस्या होगी, और कहीं ना कहीं जो एक एयरबॉर्न समस्याएं होती हैं, चाहे सांस से संबंधी हो या कोविड की सिचुएशन हमने देखा है, ऐसी चीज़ें ना होने पाए। यहाँ तक कि जो पीसीएमसी के अधिकारी लोग फरवरी मार्च में वहाँ पे सर्वे के लिए आए थे, मोजनी के लिए आए थे, उनको भी वहाँ मोजनी नहीं करने दिया गया। तो रेजिडेंट भी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि जिन्होंने भी वहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की है उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है ये फैक्टर हो सकता है, वहाँ पे रह पाएंगे लोग, नहीं रह पाएंगे, कितनी समस्याएं होंगी बदबू के लेके और बाकी बीमारियों से लेके। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट उस पर कुछ ना कुछ तो ध्यान देगा ही कि उस बदबू को कैसे कम किया जाए या फिर उसे रीलोकेट किया जाए। और वो जो फॉरेस्ट का एरिया जहाँ 52 एकड़ है, वहाँ पे पीसीएमसी प्लान कर रही है कि कुछ लैंड पार्सल को वहाँ से खरीदा जाए या फिर रेंट पे लिया जाए। तो अब ये कब तक चले, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें जो है, कौतूहल जो आपका है आने वाले 1.5 सालों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2 साल की जो ये मैंने आपको टाइम लिमिट बताई थी कि उनके पास कैपेसिटी बचा हुआ है, ये मार्च की खबर थी कि 2 साल उनके पास जो है स्पेस बचा है 2 साल के कूड़े को डंप करने के लिए। तो अब मार्च से लेके 6 महीने और हमने बिता ही दिए हैं, 6 महीने से ज़्यादा ही बिता दिया हमने, तो 1.5 साल के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो उनको उठा के डंप करना ही है। अगर कुछ अल्टरनेट प्लेस मिलते हैं तो होंगे, नहीं तो पुनवले में ही हो सकता है डंप किया जाए। और रेजिडेंट का ये कहना है कि भाई यहाँ पे आप डंपिंग यार्ड ना बना के यहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए पीसीएमसी, जिससे यहाँ पे जो पानी की समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है, उसे दूर किया जा सके। अब ये कॉरपोरेशन के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है कि ये दोनों लोग आपस में किस तरीके से सामंजस्य बनाते हैं, क्योंकि जो लैंड है वो स्टेट गवर्नमेंट की है और जो कचरा प्लांट है वो पीसीएमसी के अंतर्गत आता है। दोनों लोग इसमें किस तरीके से सामंजस्य बिठाएंगे, ये आने वाले समय पे जो भी नया अपडेट आएगा वो हम आप तक ले आएंगे। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करिए, पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। आगे चलते हैं और अगला सवाल है रुद्रेश पवार जी का, और इनका सवाल है स्टैम्प रजिस्ट्रेशन आर पेड टू बिल्डर एंड दे प्रोवाइड चालान टू अस विच अटैच टू द एग्रीमेंट कॉपी। My question is that stamp registration we can pay directly to government or not? देखिए पवार जी, बिल्कुल आप पे कर सकते हैं, क्योंकि आज के लिए ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। आप ऑनलाइन जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपने चालान को भर सकते हैं। चालान यानी कि आप जो स्टैम्प ड्यूटी और जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज भरेंगे उसी को आप चालान निकाल सकते हैं। पर ये सिर्फ ये होता है कि भाई कहाँ जाएँ, कौन से लिंक पे प्रेस करें, क्या चीज़ों को एंटर करना है, इस वजह से ये सारी समस्याओं को दरकिनार करने के लिए लोग लॉयर का संपर्क करते हैं। देखिए अब लॉयर क्या करता है, आपका लॉयर जो है आपके बिहाफ पे जो है इस चीज़ को पे करता है, या फिर डेवलपर इस चीज़ को पे कर देता है, वो चालान निकलता है और लॉयर तब भी आपको लगेगा, क्योंकि जब आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो वहाँ पे आपको लॉयर की मदद लगेगी। उसके लिए वो जो है फीस भी लेते हैं, और ज़्यादातर समय इस फीस को कैश लिया जाता है, क्योंकि वो लॉयर की फीस है, बिल्डर अपने अकाउंट में नहीं दिखाना चाहता और लॉयर भी जो है नहीं चाहता कि उसे मैं अपने अकाउंट का पार्ट लूँ, क्योंकि उस पर फिर वो टैक्सेशन जाएगा। तो ज़्यादातर हिस्सों में आप लोगों ने देखा होगा उसे कैश ही लिया जाता है। लोग सोचते हैं चलो कहीं 5,000 लग रहा है, कहीं 10,000 लग रहा है, कहीं 15,000 लग रहा है, चलो ठीक है जाने दो। और कई डेवलपर इसे जो है अकाउंट में भी ले लेते हैं, फिर ठीक है कम से कम अच्छा कि अकाउंट में जा रहा है। पर ये जहाँ तक आपका ये सवाल तभी आ सकता है भाई, आप ऑनलाइन भरने की बात तभी कर सकते हैं जब आपके मन में आएगा भाई जो आप लीगल फी के नाम पे ले रहे हैं पैसा, उस चीज़ को बचाया जाए। लेकिन अब बचाएंगे कैसे? मान लीजिए आपने स्टैम्प ड्यूटी तो भर दिया, पर अब उसके लिए आपको जब एग्रीमेंट के लिए जाना है तो लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको बिल्डर मुहैया कराता है और उसकी जो फीस है वो भी लेगा।
तो फिर इतने पेन को उठाने की जरूरत क्या, फिर उसी को करने दीजिए। जब पैसा ले ही रहा है तो उसी को करने दीजिए, क्योंकि खुद करने से उसमें कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। हाँ, ये जरूर होता है कि कई बार मान लीजिए आपका स्टैंप ड्यूटी 5 लाख का है, 5,10,000 कुछ 100 रुपये, तो 50-60 रुपये ऐड करके या 100 रुपये ऐड करके राउंड फिगर लेते हैं, वो एक नुकसान है। बाकी मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्योंकि चालान निकलने पर वहाँ आपको साफ दिख जाता है कि हाँ इतना स्टैंप ड्यूटी पे किया गया। अगर आपको फिर भी लगता है नहीं मुझे प्रोसेस पता चल चुका है, मैं खुद भरना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप भर सकते हैं और जाके एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आगे चलते हैं, रंजना सोनावनी जी हैं, इनका सवाल है, सर प्लीज टेक माई क्वेरी, कैन बिल्डर सेल ओपन पार्किंग? बिल्डर ऑफ आवर प्रोजेक्ट आस्क्ड 60,000 फॉर 2 व्हीलर ओपन पार्किंग, 3 lakhs फॉर ओपन कार पार्किंग एंड 4.5 lakhs for covered car parking. Is it legally true to pay of parking? Project is in वाघोली। देखिए, पार्किंग बेचना तो लीगल है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जरूर है जो मैंने कई वीडियो में दोहराया है। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ था जब इस पे नया गाइडलाइन आया हुआ था महारेरा की तरफ से। तो देखिए क्या है, जब आप कोई भी पार्किंग खरीदते हैं तो उस पार्किंग का नंबर, उस पार्किंग का डायमेंशन, उस पार्किंग का पूरा एरिया उस एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जगहों पे होता क्या है, डेवलपर पार्किंग मेंशन नहीं करता है, और मान लीजिए अगर उसने पार्किंग मेंशन भी कर दिया कि इस फ्लैट के साथ पार्किंग दी जाएगी, तो उसमें पार्किंग नंबर नहीं डालता है, एरिया नहीं डालता है, क्योंकि वो इस चीज़ से बचना चाहता है कि मान लीजिए हमारे पास 500 पार्किंग है और हमने हर किसी के एग्रीमेंट में लिख के बेच दिया, और एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट अगर दिक्कत आ गई तो उसे टैकल कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि उनका भी एक लीगल बाइंडिंग हो जाएगा कि इतनी चीज़ों को आपने बेचा हुआ है पार्किंग में। कई बार जो है बिल्डर ओपन पार्किंग को सेड करके बेच देते हैं, सेड करके दिया जाता है पोजीशन के बाद, जिससे कि आपका वो भी कवर्ड पार्किंग बन जाता है, पर उसे वो अभी जो है कवर्ड पार्किंग कह के आपको बेच नहीं सकते हैं, एग्रीमेंट में लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ यानी कि जब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा, जब तक उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक तो वो ओपन ही रहने वाला है। तो इन सब पचड़ों से बचने के लिए डेवलपर कभी भी आपके पार्किंग का एरिया मेंशन नहीं करता। लेकिन अगर वो आपके पार्किंग के नाम पे इन पैसों को ले रहे हैं, 3 लाख ओपन कार पार्क के लिए, 4.5 लाख रुपए कवर्ड कार पार्क के लिए और 60,000 रुपए बाइक के लिए, तो उनको बोलिए आप एग्रीमेंट में इसका मैप अटैच करिए। जिस तरीके से आप आउटर लाइन रेड करके दिखाते हैं मेरे फ्लैट का प्लान, उसी तरीके से पार्किंग के प्लान में भी मेरा रेड मार्क करके इस फ्लैट के साथ नत्थी कराइए, अटैच कराइए, और उसका पूरा डिटेल इंडेक्स 2 पे भी आना चाहिए, उसका एरिया भी एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, क्योंकि महारेरा का ये नया गाइडलाइन है। और आई एम श्योर ये आपसे पैसे अगर मांगे भी जा रहे होंगे तो इसे इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दे दिया जाएगा, किसी और तरीके का नाम दे दिया जाएगा, लेकिन पार्किंग के नाम पे पैसे आपसे लिए गए ये नहीं दर्शाया जाएगा। और ये नहीं दर्शाने की वजह से ही वो उस रूल से भी पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये सारी डिटेल को एग्रीमेंट में लिखें। तो ये चीज़ें आपको पहले क्लियर कर लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि ये वर्थ है, क्योंकि देखिए आज के डेट में लोग इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस के नाम पे, आईडीसी के नाम पे आपसे 6 लाख रुपए 2 BHK में 5 लाख रुपए तो ले ही रहे हैं। अगर मान लीजिए उसमें से 4 लाख ये पार्किंग ही कह रहे हैं और बचा हुआ लाख रुपए MACV, सोसाइटी फॉर्मेशन, लाइफ टाइम क्लब हाउस चार्जेस के नाम पे, तो ठीक है। लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए आईडीसी के नाम पे अलग से दे रहे हो, 4.5 लाख रुपए फिर से पार्किंग के नाम पे अगर आप देने जा रही हैं, तो फिर ये अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। अगर वो 5-6 लाख रुपए जो आईडीसी का चार्ज है उसी के अंदर वो बाइफर्केशन में बता रहे हैं भाई इतना पार्किंग का चार्ज है, तब तो ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिए। कुछ और समस्या रहे तो आप दोबारा कमेंट कर सकती हैं, या फिर जैसे हमने आपको बताया क्वेरी कंसर्न फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने कंसर्न को हम तक पहुँचा सकते हैं। आगे चलते हैं, सुमित गोरे जी हैं, इनका सवाल है, सो व्हेन बिल्डर से 10 into 10 रूम डज इट एक्चुअली समवॉट लेस एज इट इंक्लूड्स वॉल एज पर रेरा कारपेट एरिया कम्स अंडर द कारपेट एरिया। देखिए इसको मैं डिटेल में आपके सामने रखता हूं सुमित गोरे जी। पहली चीज, अगर आप कारपेट एरिया की बात कर रहे हैं तो इंटरनल वॉल एरिया भी जो है रेरा के कारपेट का हिस्सा है, जो कि आप यहां बता भी रहे हैं, आपको भी पता है। लेकिन अगर वो बेडरूम का एरिया बताया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो इनर वॉल से लेके इनर वॉल का डिस्टेंस बताया जा रहा है, यानी कि उतना एरिया आपको मिलना चाहिए। पर हाँ, जो टोटल कारपेट आपको दिखाया जाएगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा उस
सेक्शन को, जैसे लॉबी का कई बार डायमेंशंस नहीं होता है, वो एरिया इंक्लूडिंग इंटरनल वॉल एरिया, ये मिला के आपके टोटल कारपेट में दिखा दिया जाएगा। लेकिन अगर 10 बाई 10 दिया जा रहा है तो वह एज इट इज आपको मिलना चाहिए, लेकिन हाँ उसमें एक चीज जरूर होती है कि वो आपका ब्रिक टू ब्रिक बताते हैं, या फिर अगर वो टनल फॉर्म में है, माइवेन में है, जहां पे आपको कंक्रीट वॉल मिलती है, तो कंक्रीट वॉल टू कंक्रीट वॉल होता है, उसके ऊपर से पीओपी या जिप्सम जो लगाया जा रहा है उसका जो थिकनेस आता है वो थिकनेस कहीं ना कहीं उस डायमेंशन से माइनस हो जाता है, यानी कि उसमें 1 से 1.5 इंच का फर्क आ जाता है इस विड्थ की वजह से, इस प्लास्टर की विड्थ की वजह से। लेकिन वॉल को अगर इंक्लूड करके बता रहे हैं तो वो गलत है। अगर वो आपको वॉल को इंक्लूड करके डायमेंशन दिखा रहे हैं तो उनको बताना भी होगा, ब्लूप्रिंट में भी ये चीज़ दिखानी होगी। वो महारेरा के साइट पे भी आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एरो मार के दिखाया जाता है कि वो वॉल आपके बेडरूम के अंदर है या फिर एक्सक्लूडिंग वॉल जो है ये डायमेंशन बताए जा रहे हैं। लेकिन जब टोटल कारपेट एरिया की, रेरा कारपेट एरिया की बात की जाएगी तो उसमें वॉल का एरिया भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप जाके चेक कर सकते हैं, और इस पर डिटेल से आप बिल्डर से भी बात कर लीजिए। अगर आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो आप दोबारा हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट में मेंशन करके बता दीजिए। आगे चलते हैं। बुधादित्य बैनर्जी जी हैं, इनका सवाल है, थैंक्स फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन, बेस्ट रियल एस्टेट चैनल आई हैव एवर सीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रोत्साहन के लिए। माई क्वेश्चन, एज रेरा से बिल्डर कैन नॉट फॉरफिट द अमाउंट प्रायर टू द एग्रीमेंट, कैन स्टिल बिल्डर फॉरफिट द अमाउंट बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट फॉर्म, ऑल्सो व्हाट इज द फॉरफिट पॉलिसी पोस्ट एग्रीमेंट। देखिए बुधादित्य जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि इन चीज़ों को मैं लगातार लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि कभी भी बुकिंग अमाउंट देने से पहले, बड़ा पैसा देने से पहले आप बिल्डर की पॉलिसीज़ को समझ लीजिए, उसके बुकिंग फॉर्म पे जो चीज़ें लिखी गई हैं उसे भी समझ लीजिए, रेरा का जो एक्ट क्या कह रहा है उसे भी समझ लीजिए, तब पैसे दीजिए। पर होता क्या है, आप बड़े से ऑफिस में घुसते हैं, आपको अच्छा सा सैंपल फ्लैट दिखाया जाता है, फिर आपसे टोकन मनी देने के लिए कहा जाता है, जिससे आपका एक अच्छा सा फ्लैट आपके नाम पे ब्लॉक कर दिया जाए, और इसी चक्कर में आप उसे डिनाई नहीं कर पाते हैं, शुरुआत कर देते हैं आप उस तरफ जाने की जहां से आपका पैसा गलत जगह भी लग सकता है। क्योंकि आपने टोकन अमाउंट दिया, अब आप वहाँ पहली बार आए थे, आपको दिखाया गया, कुछ चीज़ें पसंद आई और आप इन्फ्लुएंस होके बातों में आपने वो टोकन अमाउंट 25-50 हज़ार लाख रुपए जो भी था वो आपने दे दिया। अब तो ये श्योर है कि आप बुकिंग के दिन आएंगे, बुकिंग के दिन वहाँ पे 100 से 150 लोग आ रहे हैं। अब 100 से 150 लोग आ रहे हैं तो इतने एग्जीक्यूटिव तो वहाँ होंगे नहीं कि हर किसी को बहुत ज़्यादा समय दे पाएँ, या मान लीजिए 50 लोग भी आ जाएँ, 25 लोग भी आ जाएँ, तो हर किसी को फटाफट, हाँ बताइए सर आप ये देख लीजिए, इसका ये अमाउंट आप बताइए क्या हो गया, चलिए सर बुक करिए, क्योंकि बगल वाला भी बुक करने वाला, आपका यूनिट निकल जाएगा, तमाम चीज़ें उसमें चलती रहती हैं। आप क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस होकर फटाफट आपने बुकिंग फॉर्म भरा, जो भी अमाउंट था 10%, 5% वो भी दे दिया, चले गए घर। घर पे जाने के बाद आपने फिर से तसल्ली से देखना चालू किया, 2 दिन बाद आपने आपस में डिस्कस किया, फिर में आपको समझ नहीं यार रूम की साइज़ कम है, नहीं यार हॉल की साइज़ कम, नहीं यार इसका डायरेक्शन गलत है, यहाँ से हवा नहीं आ सकती, यहाँ से धूप नहीं आ सकता, ये लोकेशन मेरे लिए अच्छा नहीं है। और फिर क्या करते हैं आप, जाते हैं डेवलपर, नहीं मुझे कैंसिल करना है। डेवलपर कहेगा ठीक है कैंसिल कर दीजिए, जो आपने दिया है वो फॉरफिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है और बुकिंग फॉर्म पे ये चीज़ लिखी हुई है, आप देख लीजिए, आपने साइन भी किया है। आपने उस समय हड़बड़ी में बुक किया, आज वही चीज़ आपको दिखाई जा रही है तसल्ली से। तो बिल्कुल महारेरा का ये रूल है कि एग्रीमेंट के पहले वो आपसे 10% से ज़्यादा नहीं ले सकता एग्रीमेंट का, और वो 10% को फॉरफिट कर सकता है अगर उसने बुकिंग फॉर्म पे ये चीज़ लिखी हुई है तो। और एग्रीमेंट के बाद अगर आप कैंसिल करते हैं तो भी यही चीज़ लगेगी कि 10% वो फॉरफिट कर सकता है। हाँ, अगर आपको अपना 10% चाहिए तो फिर आपको ऐसा कुछ दिखाना होगा कि बिल्डर की गलती की वजह से हमने कैंसिल किया है, बिल्डर का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमें अप टू द मार्क नहीं लगा। उसके लिए आपको वाजिब आंसर भी देना होगा, आपको एक तरीके से एविडेंस भी दिखाने होंगे कि आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कम क्यों दिख रही है अगर आप महारेरा में अप्रोच करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से इस चीज़ को प्रूव कर पाए कि बिल्डर जो है किसी जगह ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई है
और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक नहीं है या बिल्डर के रवैये की वजह से आप कैंसिल कर रहे हैं और आप ये प्रूव कर ले जाते हैं, तो उसको एक एक रुपए आपका वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आप अपनी मंशा से कैंसिल करने जा रहे हैं तो 10% फॉरफिट करने का उसका अधिकार है। और अधिकांश केसेस में होता क्या है, आप 10% दे के बुकिंग नहीं करते हैं, कई बार आप 5% देते हैं, 4% देते हैं पूरे एग्रीमेंट कॉस्ट का, तो वो तो पूरा फॉरफिट भी होना ही है। बिल्डर आपसे डिमांड भी कर सकता है कि बचा हुआ 5% 6% आप हमें और दीजिए, भले आप कैंसिल कर रहे हैं, पर वो ऐसा करता नहीं है। लेकिन जो आपने दिया वो गया। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एग्रीमेंट कॉस्ट 90 लाख रुपए का है, 9 लाख रुपए आपने दिए हुए हैं, तो 9 लाख रुपए जा रहा, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कभी भी बुकिंग करने जाइए या किसी जगह साइट विजिट करने जाइए, इंपल्सिव डिसीजन मत लीजिए। आपका पैसा है, तसल्ली से देखिए, 10 जगह देखिए, घर पे आके उस चीज़ को गुड़ा भाग करिए, आपस में बातें करिए, जब कन्विंस हो जाइए फिर जाके प्रेम से बुकिंग करिए। और अगर कोई आपको पुश करता है ऐसा होगा वैसा होगा, यूनिट चली जाएगी, महंगा हो जाएगा, ये ऐसा कहा जा रहा है वैसा कहा जा रहा है, इस लोकेशन में हमसे अच्छा कोई नहीं है, कान बंद कर लीजिए। क्योंकि आपको एक यूनिट लेनी, उसके बाद 1000 यूनिट हैं, कोई ना कोई यूनिट मिलेगी, और नहीं भी मिली तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे प्रोजेक्ट पे लीजिएगा, उसी का नया प्रोजेक्ट आएगा उसमें लीजिएगा। पर कहीं भी आप जल्दबाजी मत करिए, एक ही बार में एट वंस डिसीजन मत लीजिए, जब तक आपके मन की दुविधा दूर नहीं हो रही है और आप खुद से सेल्फ सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। आपके फैमिली वाले जो नियर एंड डियर जिनको आप खास समझते हैं उनके साथ डिस्कस करके कर सकते हैं। हमारी मदद लगती है तो आप हमारी सलाह भी ले सकते हैं। एंड टू एंड आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ पे आपको संयम दिखाना चाहिए, कहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जल्दी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके गाइड करेंगे। इसके लिए आप अपनी समस्या को हम तक पहुंचा सकते हैं। क्वेरी कंसर्न फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आगे चलते हैं। ज्योतिर्मय नंदी जी हैं, लगातार हमें प्रोत्साहित करती रहती हैं और इन्होंने आज सवाल किया है, तो इसे भी देख लेते हैं। हेलो, थैंक यू फॉर टेकिंग अप आवर क्वेश्चंस। माय क्वेश्चन इज, इफ बिल्डर हैज रिटन इन एग्रीमेंट दैट 1 कवर्ड पार्किंग विल बी प्रोवाइडेड, कैन ही लीगली प्रोवाइड मैकेनाइज्ड पार्किंग two owners sharing a single spot, that is 1 car above another to the owner, or he has to provide individual parking 1 car in a single spot only? देखिए, बिल्कुल उसको एक सिंगल स्पॉट का ही पार्किंग स्पेस देना चाहिए, लेकिन अब उसने लिखा है 1 कवर्ड पार्क। उसने उसमें यह भी मेंशन नहीं किया है कि आपको मैकेनाइज्ड पार्किंग नहीं देंगे, या ये भी नहीं मेंशन किया है कि आपको मैकेनाइज्ड पार्किंग देंगे। तो आप अपनी तरफ से लॉयर के थ्रू ये फाइट कर सकती हैं कि इन्होंने तो यहाँ मैकेनाइज्ड पार्किंग नहीं लिखा था, सिर्फ कवर्ड पार्किंग लिखा था। फिर वो भी अपनी दलील दे सकता है कि हमने तो कवर्ड पार्किंग कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि मैं आपको मैकेनाइज्ड पार्किंग नहीं दूंगा। असुविधा यहाँ ज़रूर है, पर यहाँ पे फाइट करने पे कंक्लूजन यही निकलने की संभावना है कि बिल्डर सही है, क्योंकि उस समय हमें भी नहीं पता था, यानी कि आपको, बायर को नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। और अब ऐसा हो चुका है, तो अब प्रिपरेशन पहले से नहीं थी कि हम इस तरीके का क्लॉज डालें कि एक सिंगल स्पॉट मिलेगा, मैकेनाइज्ड पार्किंग नहीं मिलेगा, स्टैक पार्किंग नहीं मिलेगा, तो शायद हम बच जाते। लेकिन अब एग्रीमेंट पे मेंशन हो गया। लेकिन फिर भी आपको लॉयर के जरिए इस पर फाइट जरूर करना चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं बताया गया था उस टाइम पे कि मैकेनाइज्ड पार्किंग, आपने कवर्ड पार्किंग कहा है, आप कवर्ड पार्किंग अलाउ यहाँ पे प्रोवाइड करिए। पर ये शेयरिंग पार्किंग हुआ, इस तरीके से आप इस पर फाइट करिए कि यहाँ ठीक है मैकेनाइज दिया आपने, चलता है, मुझे दोनों पार्किंग दीजिए फिर, क्योंकि मेरे एक ही स्पेस पे आप 2 पार्किंग दे रहे हैं। और आपने हमारे एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा कि मुझे शेयरिंग पार्किंग मिलेगा, इस बेस पे आपको हमें सिंगल स्पॉट आप अलाउड हमें पार्किंग दीजिए, उस पर मैकेनाइज ना हो चलेगा, मैकेनाइज हो तो और अच्छी बात है, पर हमें शेयरिंग पार्किंग नहीं चाहिए। इस पॉइंट पे आप बिल्डर से फाइट कर सकती हैं। अच्छे लॉयर से सलाह लीजिए और जाके बिल्डर को कन्विंस करिए। नहीं मानता है तो महारेरा में इसके लिए आप कंप्लेन जरूर कर सकती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हर्षद काशालीकर जी हैं, इनका सवाल है, सर आवर बिल्डर सेज स्टैम्प ड्यूटी खरीदी खत इज नॉट गोइंग टू हैपन नाउ, सो ही इज आस्किंग फॉर फुल अमाउंट फॉर आवर फ्लैट नाउ, डाउन पेमेंट 7 lakh already paid, remaining amount is 12 lakh rupees, so that the flat will be under our name. He will give us power of attorney. Is it okay to give him money?
आवर फ्लैट इज़ इन केशव नगर मांजरी एरिया, इट इज़ नॉट एने करेंटली। जो आपने लास्ट लाइन 3-4 शब्दों का लिखा है, इट इज़ नॉट एने करेंटली, यहीं रुक जाइए। अगर कुछ आपके बजट में नहीं मिल रहा है तो भी थोड़ी तसल्ली से सर्वे कर लीजिए, उसके बाद ही ऐसे जगहों पे पैसे लगाइए। ना इसका रेरा है, ना यहाँ आपकी खरीदी खत हो रही है। आप कह रहे हैं यहाँ पे आपको पावर ऑफ अटॉर्नी पे बेचा जा रहा है, आपका पैसा फंस भी सकता है। क्योंकि आप तो मान लीजिए आप इसको 12 + 7 19 लाख रुपए में आप इसे खरीद रहे हैं, प्लस स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आप दे रहे होंगे। अभी तो ठीक लग रहा है आपको, पर कल को तो आपकी ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरा ये 19 से 20 लाख की प्रॉपर्टी 40 लाख की हो जाए, 30 लाख की हो जाए, या मैं इसे रेंट पे दे पाऊँ, अच्छे से रेंटल इनकम कमा सकूँ। तो भाई 40 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे कौन खरीदेगा बाद में? क्योंकि आपके पास ना तो एग्रीमेंट है, ना आपके पास इंडेक्स 2 है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो सेती नाविकास जोन पे उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और फ्लोर वाइज या फ्लैट वाइज उसे बेचा जा रहा है। तो 40 लाख रुपए कोई डाउन पेमेंट करके आपके यहाँ प्रॉपर्टी खरीदे, ये नियर टू इम्पॉसिबल रहेगा। आपके लिए एग्ज़िट करने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ी पॉइंट है कि जब भी आप कहीं भी निवेश करिए तो एग्ज़िट के बारे में ज़रूर सोचिए। क्या मैं एग्ज़िट हो सकता हूँ, और अगर हो सकता हूँ तो क्या मैं अपने टर्म पे एग्ज़िट हो सकता हूँ? कौन से ऐसे अच्छे फैक्टर्स हैं जो हमें अप्रिसिएशन दिला सकते हैं, हमें इसे फास्ट सेल करा सकते हैं? क्योंकि खरीदने की बारी तो आपको कहीं भी खरीदने को मिल जाएगा। हर कोई दुकान खोल के बैठे हैं, हर कोई आपको बेच देगा। हर बजट में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह प्रॉपर्टी मिल ही जाएगी। लेकिन इस मुद्दे पे ज़रूर ध्यान दीजिए, अगर मैं एंड यूज़र हूँ और 5 साल बाद भी मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है तो लोग इसको क्यों खरीदेंगे, आप इसको क्यों खरीदेंगे? उस स्थिति में अगर आपके सारे सवालों का जवाब मिल रहा है, आप कन्विंस हो रहे हैं, तभी उस जगह एंटर करिए। ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है कहीं एंटर होने का। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कितनी सहूलियत मिल रही है और कितना आप वहाँ से सेटिस्फाई हैं। साथियों, आशा करते हैं आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। अपना आशीष इसी तरीके से सौदा घर पे बनाए रखें। अपने मन में उठ रहे दुविधाओं को लगातार पूछते रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।